Hello friends, today I am going to discuss about the अगनसुत्ता। अगनसुत्ता जो है धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के बारे में इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। अगर आपको धर्मशास्त्र के बारे में जानना है तो आप इससे पहले मेरी पीछे वाली क्लास देखना, ज़रूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि धर्मशास्त्र क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगनसुत्ता के बारे में। अगनसुत्त जो है ये है दीघा निकाय यानी बौद्ध धर्म का 27वां सूत्र है। इसे बौद्ध धर्म से लिया गया है, बुद्ध द्वारा दिया गया है ये। और इसके अंदर ब्राह्मण को प्रवचन, इसके अंदर जो ब्राह्मण का प्रवचन दिखाया गया है, दो ब्राह्मण हैं, उनका नाम है भारद्वाज और वशिष्ठ। इन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन या फिर आपस में बातचीत को दिखाया गया है अगनसुत्ता में। इसके अंदर बुद्ध ने ये बताया कि पृथ्वी की शुरुआत और सामाजिक व्यवस्था के जन्म के बारे में बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, और साथ में संसार के चक्र के बारे में, 6 लोकों में मानव के जीवन चक्र के बारे में बताया। इस अगनसुत्ता को पढ़ने अगनसुत्ता के अंदर बुद्ध ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मानव जीवन का चक्र क्या है। इसके साथ साथ पृथ्वी और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के बारे में, जाति के खंडन के बारे में बहुत सारी बातें आपको अगनसुत्ता में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है ये आपका अगनसुत्ता है ऋग्वेद में वर्णित जाति आधारित सिद्धांत की आलोचना करता है। अगनसुत्ता एकमात्र धर्मशास्त्र है जिसके अंदर जाति आधारित जो भी भेदभाव है उसकी आलोचना की गई है। अब अगनसुत्ता के अंदर क्या क्या शिक्षाएं दी गई है, कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशंस के बारे में बताया गया है। अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो अगनसूत्रा में ये बात की गई है, ब्राह्मण जो है महिलाओं से पैदा होते हैं, ना कि ब्रह्मा के मुख से। इसके अंदर महिलाओं को एक अच्छा स्थान बताया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया। यहाँ पे ये बात की गई कि ब्राह्मण जो हैं कोई ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने ये बात कही कि जो ब्राह्मण है वो महिलाओं से पैदा होते हैं, ना कि ब्रह्मा के मुख से। उसके साथ ही जिसे आत्मज्ञान का बोध हो वह सभी जाति से ऊपर है। जिस व्यक्ति को अपना सेल्फ नॉलेज या फिर अपने आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाए वो दुनिया के सभी ज्ञान से या फिर सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। मैं धर्म से पैदा हुआ हूँ जो धर्म और धर्म के उत्तराधिकार द्वारा बनाया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें बताया गया कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी बने और निर्वाण प्राप्त करने का हकदार हो। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है सिर्फ वही मोक्ष प्राप्त करेगा, क्योंकि आप देखोगे जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो निचली जाति के लोग थे उनका मंदिरों में जाना क्या था, अलाउ नहीं था, वो मंदिर में जा नहीं सकते थे। लेकिन जो अगनसुत्ता ने उसने अपने इस धर्मशास्त्र में ये बात लिखी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी जाति में पैदा हुआ हूँ, कौन से धर्म में पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये बात बताई कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य जो है वो निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए और हर एक व्यक्ति निर्वाण का हकदार है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। यहाँ पे उसकी जाति उसके लिए कोई भी एक बैरियर का काम नहीं करेगी, वह किसी भी जाति का हो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ये बात अगनसुत्ता में की गई। उसके साथ साथ अगनसुत्ता में बताया गया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले मनुष्य ज़्यादातर ब्रह्म जगत में पैदा हुआ। यह प्रकाशमान प्राणी लंबे समय तक जीवित रहते थे, लेकिन प्रसन्नता के सिवा कुछ नहीं खाते थे। और जब ब्रह्मांड सिकुड़ता है तब सूर्य या तारे, ग्रह या चंद्रमा होते हैं। उस समय स्टार्टिंग में क्या था, हम लोग तो इस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे कि हम लोग सिवाय खुश रहते थे इधर उधर जहाँ हमें कुछ मिल गया। हम लोगों के अंदर उस समय अर्जन की आवश्यकता थी, हम उसे कभी महसूस नहीं करे उस समय का समाज। उसके बाद क्या है, बौद्ध प्रवचन में ब्रह्मांड प्रकट होता है, विवाह, कप्पा खुलना और गायब हो जाना, इसमें संवाद किया गया था। उसमें बहुत लंबे से समाज विशेष समय में खुलता है और विशेष समय की लाखों अवधियों के बाद बंद हो जाता है। इसमें कहा कि समाज जो है विशेष समय में बनेगा और एक जब निश्चित समय के बाद वो जो है समाज वो वापस ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप लोग अभी जब कोरोना वायरस आया तो कई सारे इतिहासकार या फिर लोग कहते थे कि 100 साल बाद एक ऐसा ही संकट आएगा जिसमें आधे लोग मर जाएंगे। तो ये हमारा जो अर्थ है वो अर्थ के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप से, पृथ्वी क्या करती है, अपने आप से
अपने आप को रिकवर करती है। अगर उस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग कई सारी बीमारी ला देगी ताकि लोग मर जाएं और बैलेंस बन जाए। उसके अंदर पृथ्वी के अंदर नेचुरल रिकवर करने की क्षमता है। इसी को मतलब अगनसुत्ता में डिस्क्राइब किया गया है कि समाज जो है एक समय बाद बनेगा और एक समय बाद क्या होगा, अपने आप सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से अगनसुत्ता में डिस्क्राइब करके बताया गया है। उसके बाद ही इन्होंने एक थ्योरी दी है और थ्योरी से बताया है कि कैसे समाज आया। सबसे पहले एक चावल का टुकड़ा था, लोग उसे खाते थे। फिर जब उनका पेट भरा, जब उन चावल से उनका पेट भर गया तो उन्होंने सोचा अब पेट भर गया तो अब हमारी आवश्यकता जो है, शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई, अब संबंध बनाने की आवश्यकता की नीड बढ़ी। तो उन्होंने आपस में यौन संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो सीधी सी बात है फैमिली आएगी। फैमिली आएगा तो जब फैमिली आ जाएगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि उस फैमिली के लिए हमें अब इसके फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा कि इसको हमें ये देना है। तो उसके लिए फिर हमें हवस आएगी कि अब हमारे अंदर हवस का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली है तो आप फिर हवस की फीलिंग आ जाएगी कि आपको अर्जन करना है, अपने बच्चे के लिए अर्जन करना है, अपने माता पिता के लिए अर्जन करना है। तो हम फिर एक रेस में भागेंगे। फिर हवस से फिर हम प्रॉपर्टी इकट्ठा करने लग जाएंगे। फिर प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे। अब किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, किसी के पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी कि इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है, मैं भी वो सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहता हूँ। तो व्यक्ति क्या होगा, गलत काम करेगा, चोरी करना शुरू कर देगा। फिर समाज में चोरी स्टार्ट हो जाएगा। जब चोरी स्टार्ट होगा, उन चोर को कंट्रोल करने के लिए हमें सामाजिक दुराचार को कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था बनाना होगा। और जब हम वो व्यवस्था बनाएंगे तो उससे सामाजिक संस्था का निर्माण होगा। ये थ्योरी जो है अगनसुत्ता में दी गई है। इस तरीके से राज्य का निर्माण होता है। राज्य का कल भी बताया था, राज्य का जो काम होता है वो काम होता है समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखना, समाज को संरक्षण देना। एक राज्य तभी राज्य कहलाएगा जब उस राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं वो अपनी निजी संपत्ति का आनंद ले पाएंगे, अपनी निजी संपत्ति को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी तरह उन्होंने एक चावल के दाने के द्वारा इस पूरे रिलेशन को समझाया। एक चावल को खाने के बाद फिर जब हमारी नीड्स, फिजिकल नीड्स पूरी हुई तो हमें सेक्सुअल नीड्स की ज़रूरत पड़ी। जब हमारी सेक्सुअल नीड्स पूरी हुई तो उससे फैमिली आया तो हमारे अंदर बहुत सारा अर्जन करने का, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का फीलिंग आया, हवस हुआ। हवस से फिर और जब हमने इतना इकट्ठा कर लिया फिर हम प्रॉपर्टी बनाने लग गए कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे प्रॉपर्टी पे एंजॉय करेंगे। हम उसके लिए सोचने लगे। प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी के बाद जब इतना सारा प्रॉपर्टी इकट्ठा हुआ तो उसको बचाने के लिए फिर हमें बहुत सारा सिक्योरिटी लगाना होगा। उसके साथ ही समाज के कुछ ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगा वो चोरी करेंगे। जब चोरी करेंगे तो समाज में क्या होगा, अराजकता होगी। और अराजकता होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। और जब वो व्यवस्था बनेगी तो उसी से सामाजिक संस्था का निर्माण होता है और इससे हमारा पूरा का पूरा जो राज्य है वो बनता है। इस तरीके से ये हमें अगनसुत्ता में बताया गया है। उसके बाद अगनसुत्ता में ये बात की गई है कि राजत्व का सिद्धांत क्या है। व्यवस्थित मानव समाज के लिए राज्य के अस्तित्व की आवश्यकता है। अगर मानव का जो समाज है उसको व्यवस्थित बनाना है, समाज को अगर हमें क्रम से चलाना है तो उसके लिए एक स्टेट का होना ज़रूरी है, एक राज्य का होना ज़रूरी है। क्योंकि वो राज्य जो है समाज के अंदर नर्चर और समाज का प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके साथ साथ जब अगनसुत्ता में राजशाही की उत्पत्ति मिथक संदर्भित करती है, मनुष्य से रूसों की प्रकृति की मूल स्थिति में होप्स तक बिगड़ जाता है। अगनसुत्ता जो है एक बहुत ही अच्छा धर्मशास्त्र माना जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा धर्मशास्त्र है जिसके अंदर जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं और उन चीज़ों को समाप्त करके, और इसने राज्य का जो दैवीय सिद्धांत था उसको भी खंडन किया। क्योंकि इससे पहले जो हमारा धर्मशास्त्र है मनुस्मृति में बताया गया कि जो हमारे समाज के अंदर लोगों का जन्म कैसे हुआ, उसमें बताया गया कि ब्राह्मण, हमारे समाज के अंदर 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। इस तरीके से मनुस्मृति में बताया गया। उसमें बताया गया कि जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मण का काम है समाज में अध्ययन करना, पूजा पाठ करना। जो क्षत्रिय हैं उनका काम है युद्ध करना और मतलब शासन करना। वैष्णव का काम है व्यापार करना। शूद्रों का काम है ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार से समाज बटा हुआ था। और इसके लिए उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो ये कहा था कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से जो जन्म होता है ब्राह्मण का होता है, उनके हाथों से जन्म होता है क्षत्रियों का, उनके पेट से जन्म होता है वैष्णव का और उनके पैरों से जन्म होता है शूद्र का। इस थ्योरी को अगनसुत्ता में पूरी तरह से क्या किया गया, कटाक्ष करके उन्होंने इसको, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, इसको दैवीय सिद्धांत बोला जाता है,
इसको नकार कर उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो कॉन्ट्रेक्चुअल सिद्धांत दिया कि राज्य जो है इस तरीके से नहीं आया। तो इन्होंने उस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट किया अगनसुत्ता में। इसके साथ ही बुद्ध ने 4 सामाजिक वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया। इसने बताया समाज में 4 तरह के वर्ण हैं, भूस्वामी या फिर शासक वर्ग कह सकते हैं, पुरोहित वर्ग, ट्रेंडिंग क्लास वर्ग और शिकारी वर्ग। यहाँ पे इन्होंने शासक वर्ग को नंबर 1 पे रखा, बल्कि अगर हमारा दूसरा धर्मशास्त्र है वहाँ पे नंबर 1 पे ब्राह्मण को रखा गया। ब्राह्मणों को बुद्ध ने नंबर 2 पे रखा है। ये जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा मनुस्मृति और अगनसुत्ता में। इसके साथ साथ अगनसुत्ता सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वैदिक व्यवस्था को चुनौती देता है। ये जो वैदिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को भी इसने चुनौती दी और इसके साथ साथ इसने निजी संपत्ति, परिवार, धर्म की भी, जो निजी संपत्ति की कठोर आलोचना की। इट्स ऑल अबाउट द अगनसुत्ता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यू कैन लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।